फ्रांस एक ऐसा देश था जहां सोसाइटी 3 एस्टेट्स में बटी थी। पहला एस्टेट क्लर्जी था, दूसरा एस्टेट नोबिलिटी था और तीसरा एस्टेट आम लोगों का था। क्लर्जी और नोबिलिटी के पास जमीन, पावर और स्पेशल राइट्स थे, जबकि तीसरा एस्टेट, जिसमें किसान, मजदूर, आर्टिजन्स और मिडिल क्लास लोग आते थे, सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। इसी इम्बैलेंस ने फ्रांस में गुस्सा पैदा किया। फ्रांस की इकोनॉमी बुरी हालत में थी। लंबी लंबी लड़ाइयों और रॉयल लाइफस्टाइल की वजह से खजाना खाली हो चुका था। राजा लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का सोचा, लेकिन जब एस्टेट्स जनरल की मीटिंग हुई तो वोटिंग सिस्टम ने तीसरे एस्टेट को नुकसान में डाल दिया। इसी वजह से तीसरे एस्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। टेनिस कोर्ट ओथ में यह तय हुआ कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक ये असेंबली टूटेगी नहीं। ये मूवमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट बन गया। जब पेरिस में अफवाह फैली कि राजा आर्मी भेजने वाला है, लोगों ने बेस्टील जेल पर हमला कर दिया। बेस्टील सिर्फ जेल नहीं थी, वो ऑपरेशन का सिंबल थी। रेवोल्यूशन के बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आई, जिसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज लिखे गए। लेकिन रेवोल्यूशन स्मूथ नहीं था। जैकोबिन्स के टाइम पर रेन ऑफ टेरर आया, जहां हजारों लोगों को गिलिटीन से मारा गया। इस पीरियड ने दिखाया कि रेवोल्यूशन बिना कंट्रोल के कितना डेंजरस हो सकता है। आखिर में नेपोलियन पावर में आया। उसने फ्रांस को स्ट्रांग बनाया, लेकिन खुद को एम्परर डिक्लेयर करके डेमोक्रेटिक आइडियल्स को कमजोर कर दिया। फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को सिखा दिया कि एब्सोल्यूट मोनार्की ज्यादा दिन नहीं चल सकती। रशिया एक ऐसा देश था जहां 20वीं सेंचुरी के शुरू में भी मोनार्की चल रही थी। जार निकोलस सेकंड के पास सारी पावर थी और आम लोगों के पास बोलने का हक तक नहीं था। ज्यादातर लोग किसान थे जो जमीन के लिए तरस रहे थे। इंडस्ट्रियल सिटीज में काम करने वाले मजदूर लंबी शिफ्ट्स, कम सैलरी और बुरी कंडीशंस में जी रहे थे। जब रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गया, प्रॉब्लम्स और बढ़ गईं। फूड शॉर्टेज हो गई, सोल्जर्स बिना प्रॉपर आर्म्स के लड़ रहे थे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। लोगों का भरोसा जार से उठ गया। पेट्रोग्राड में रोटी के लिए शुरू हुआ प्रोटेस्ट धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। आर्मी ने भी जार का साथ देने से मना कर दिया और जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने लोगों की मेन डिमांड्स को इग्नोर कर दिया। वॉर जारी रखा गया, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए और लोग फिर से निराश हो गए। इसी वक्त बोल्शेविक्स ने पीस लैंड ब्रेड का नारा दिया। ये नारा सीधा लोगों के दिल से जुड़ा हुआ था। अक्टूबर में बोल्शेविक्स ने पावर सीज कर ली, बैंक्स, फैक्ट्रीज और लैंड को नेशनलाइज कर दिया गया। प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करके कलेक्टिव ओनरशिप लाई गई। रशिया ने वॉर से एग्जिट किया और नया सिस्टम बिल्ड करना शुरू किया। इस सिस्टम का बेस सोशलिज्म था, जहां इक्वालिटी और स्टेट कंट्रोल को प्रायोरिटी दी गई। बाद में सोवियत यूनियन बना, जहां एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक सर्विसेज स्टेट के कंट्रोल में आईं, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड हो गई। एक पार्टी सिस्टम ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि हर रिवॉल्यूशन के दो साइड्स होते हैं, एक जो होप देता है और एक जो कंट्रोल लाता है। डेमोक्रेसी का आइडिया ये कहता है कि पावर लोगों के हाथ में होती है। इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ भी है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है और कोई भी उससे ऊपर नहीं होता। लॉज का इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी करती है, जो सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करती है। सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन और रेमेडीज का राइट। ये राइट्स गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं ताकि पावर का मिसयूज ना हो। साथ ही सिटीजन्स की ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना और यूनिटी मेंटेन करना। इंडिया जैसे लार्ज कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन अलग अलग होते हुए भी डेमोक्रेसी सबको एक साथ रखने का काम करती है। फेडरल सिस्टम के थ्रू पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइड होती है, ताकि गवर्नेंस इफेक्टिव रहे। ज्योग्राफी हमें बताती है कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ डीपली कनेक्टेड है। अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं जो नेचुरल फोर्सेस से बनते हैं। माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स अलग अलग तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। माउंटेन्स क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं और रिवर्स का सोर्स होते हैं। प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए सबसे सूटेबल होते हैं। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है। वेदर शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है, जबकि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। इंडिया में मॉनसून सिस्टम एग्रीकल्चर के लिए बैकबोन है। अगर मॉनसून वीक हो जाए तो ड्रॉट होता है और अगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो फ्लड्स आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। रिसोर्सेज को यूज करते वक्त फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एनवायरनमेंट को डैमेज करता है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि लोग लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं।
प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और माइनिंग आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है और टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से मेजर नहीं होता, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी होता है। मनी सिर्फ एक्सचेंज का मीडियम नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट का सिस्टम होता है। बैंक्स सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्रेडिट इकोनॉमी को ग्रो करता है, लेकिन अगर मिसयूज हो जाए तो डेट ट्रैप बन सकता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग और लेंडिंग जरूरी है। डेवलपमेंट का रियल गोल होता है लोगों की लाइफ बेटर बनाना। जब तक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होती, तब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता। इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी, ये 3 पिलर्स किसी भी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के बेस होते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले फिजिकल फीचर्स को एक कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखना जरूरी है। हिमालयाज सिर्फ माउंटेन्स नहीं हैं, बल्कि इंडिया के क्लाइमेट, रिवर्स और सिक्योरिटी का बेस हैं। हिमालयाज कोल्ड विंड्स को रोककर नॉर्थ इंडिया को मॉडरेट क्लाइमेट देते हैं और मॉनसून विंड्स को रेन के लिए फोर्स करते हैं। इसी वजह से नॉर्थ इंडियन प्लेन्स फर्टाइल हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स अलूवियल सॉइल से बने होते हैं, जो रिवर्स के द्वारा लाई जाती है। ये सॉइल फार्मिंग के लिए बेस्ट होती है। इस एरिया में डेंस पॉपुलेशन मिलती है क्योंकि लैंड प्रोडक्टिव है, वाटर इजीली अवेलेबल है और ट्रांसपोर्ट इजी है। एग्रीकल्चर, ट्रेड और सिटीज का डेवलपमेंट इसी रीजन में फास्ट हुआ है। पेनिनसुलर प्लेटो इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास है। यहाँ मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कोल, आयरन ओर और बॉक्साइट। इसी वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। डेक्कन प्लेटो का सॉइल कॉटन के लिए फेमस है, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं। पोर्ट्स के थ्रू इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता रहा है। इंडियन ओशन ने इंडिया को दुनिया के साथ कनेक्ट किया है। आइलैंड्स जैसे अंडमान और निकोबार स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होती है क्योंकि लोग वहां ज्यादा रहते हैं जहां रिसोर्सेज इजीली मिलते हैं। डेंस फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स और कोल्ड रीजन्स में पॉपुलेशन कम होती है। सिविक्स के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का प्रैक्टिकल फॉर्म दिखाता है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी का टूल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंश्योर करते हैं कि पावर मिसयूज ना हो। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए जरूरी होती हैं क्योंकि ये लोगों के व्यूज को ऑर्गेनाइज करती हैं। ऑपोजिशन का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना रूलिंग पार्टी का, क्योंकि ऑपोजिशन गवर्नमेंट को क्वेश्चंस पूछकर रिस्पॉन्सिबल बनाता है। डेमोक्रेटिक राइट्स हर सिटीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डेमोक्रेसी की बैकबोन है। अगर राइट्स नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ना नहीं होता। डेवलपमेंट का रियल मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना। एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट और डिग्निटी, ये सब डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का रोल होता है। गवर्नमेंट बेसिक सर्विसेज और वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन जनरेट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब स्किल्स और जॉब्स मैच नहीं करती, इसलिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ राशन देने तक लिमिटेड नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट का टूल है। ड्रॉट, फ्लड या पैंडेमिक के टाइम फूड सिक्योरिटी पुअरेस्ट सेक्शंस को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट से इंडियन इकोनॉमी दुनिया के साथ इंटीग्रेट हुई है। फॉरेन कंपनीज आईं, कंपटीशन बढ़ा और कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ी, लेकिन स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर प्रेशर भी बढ़ा, इसलिए गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना पड़ता है। हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि पावर हमेशा चैलेंज होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सब एक कॉमन आइडिया शेयर करते हैं। जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये रेजिस्टेंस कभी वायलेंट होता है, कभी पीसफुल, लेकिन चेंज इनएविटेबल होता है। एसएसटी के हर चैप्टर का एक कोर मैसेज होता है। ज्योग्राफी सिखाती है एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी, सिविक्स सिखाती है पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक्स सिखाती है रिसोर्सेज के साथ फेयरनेस, हिस्ट्री सिखाती है कि मिस्टेक्स रिपीट ना की जाएं। अगर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टोरीज की तरह देखे तो डेट्स और डेफिनेशंस ऑटोमेटिकली याद रह जाती हैं। एग्जाम में एसएसटी का आंसर तब स्ट्रांग होता है जब एक्सप्लेनेशन लॉजिकल हो, सिर्फ रटा हुआ नहीं।